बच्चों अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चार छोटे टॉपिक हमें करने हैं। सबसे पहले आते हैं NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन। देखो गाइस, हमें दे रखा है NiCO4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? चार। चार हमारे को CO लिगेंड दे रखे हैं। ओके। नेक्स्ट, जो CO लिगेंड है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करवाता है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, उस बंदे ने क्या करवा देनी है? पेयरिंग। समझ आ रहा है? सीओ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इफ इट गेट्स द चांस पेयरिंग हो जाएगी। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर चार के साथ दो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3 या dsp2। अब जो हमने देखा कि पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग कैन अकर बिकॉज द लिगेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर डी में पेयरिंग हो रही है, अगर डी में पेयरिंग हो रही है, तो चांसेस क्या है हाइब्रिडाइजेशन के? dsp2। समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से बोलता हूं, लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग। लिगेंड स्ट्रॉन्ग मतलब पेयरिंग अकर्स इफ पॉसिबल। ये इफ पॉसिबल अभी मुझे समझाना है, वेट इट आउट। नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं? पेयरिंग हैपन्स। और पेयरिंग होगी तो चांसेस हैं, पेयरिंग किस में बात करें बच्चों? डी ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर पेयरिंग होगी तो तुम्हारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी आएगा। पेयरिंग होने पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल आएगा नहीं आएगा? तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन इन दैट केस शुड बी dsp2। क्लियर है यहां तक? अब dsp2 आएगा या sp3 आएगा, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। यहां तक समझ गए गाइस कि अभी हमें ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन हमें फील आ रही है dsp2 की होनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाएगा, एंड देन यू शुड गेट फोर ऑर्बिटल। जो वेकेंट हमें चाहिए वो कौन से होंगे? एक डी, एक एस और दो पी, रिजल्टिंग इन हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ओके। अभी पहले मैं एक चीज बताया था, ये इफ पॉसिबल का मतलब क्या है। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ZnCN4 2-। ओके। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लीगेंड भी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग लीगेंड। पेयरिंग करवानी चाहिए या नहीं बच्चों? करवानी चाहिए, हाँ है ना? बट लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। जिंक पे चार्ज क्या है बच्चों? +2। ओके। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। डू यू रियलाइज जिंक +2 का मतलब है यू हैव गॉट D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब डी पूरा फिल्ड अप है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग क्या करवाएगा? वो तो ऑलरेडी पेयर्ड बैठा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पेयरिंग हम तब करवाते हैं जब तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पेयरिंग हम तब करवाते हैं जब तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है। जस्ट गिव मी अ सेक बच्चों, 1 सेकेंड। हम पेयरिंग कैसे करवाते हैं? कुछ इस टाइप से पेयरिंग होती है कि ये इधर पेयर कर गया, हाँ है ना? एंड यू गेट अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है, तो एक डी खाली हमारे पास है, एक एस खाली है और दो पी खाली है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? dsp2 नॉर्मली। मैं ये बता रहा हूं, इन दिस पर्टिकुलर केस ZnCN4 2-, इसमें हम कहेंगे भाई जिंक पे चार्ज +2 है, यू आर गेटिंग D10 कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी पेयर्ड अप इन डी। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल्स कोई भी खाली नहीं है। समझ गए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद तुम्हारे पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं आया।
तो जो तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे एक एस और तीन पी, रिजल्टिंग इन हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब समझ में आया व्हाट आई मेंट? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों अब समझ में आया नहीं आया इफ पॉसिबल मैंने क्यों कहा था? क्योंकि डी टेन में तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो ऑलरेडी पेयर्ड अप है। समझ गए गाइस? पेयरिंग तब होती है जब तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे अनपेयर्ड था ही नहीं कोई। नाउ कमिंग बैक टू NiCO4। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड स्ट्रांग है। Ni पे चार्ज क्या है? जीरो। और निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d8। अब यहां पे भी हमें लग रहा है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो नॉर्मली पेयरिंग करवाता है, और अगर उसने पेयरिंग करवाई तो डी खाली हो जाएगा। हाँ है ना, डी का एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और हाइब्रिडेशन आनी चाहिए DsP2। क्लियर है? बट लेट अस हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। वन सेकेंड बच्चों। ये ले लिया मैंने, ये 3D, ये 4s। ऑब्जर्व बच्चों, ये हमारे पास आ चुका है। क्लियर है? आई हैव टेकन 3D8 4s2। पेयरिंग होनी चाहिए डी में, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बच्चों? होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तुम्हें याद होगा जब मैं क्लास में करवा रहा था, मैंने बताया था इस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत हाई है। तो बेसिकली यल इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर जाएगा। इट विल बी लाइक दिस बच्चों, ऐसे पेयर अप कर गया, MTD आ गया, जो कि आना चाहिए था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो पेयर अप कर गए। फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो MTD ऑर्बिटल आया, 4s के इलेक्ट्रॉन्स उसमें शिफ्ट कर गए, ये इधर गया। लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट पेन। ये इधर गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4s के जो पेयर है वो इधर शिफ्ट कर गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब 3D में पेयरिंग हुई, जिसके कारण एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल आया, और वो जो एम्प्टी है उसमें 4s के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए। तो हमारे पास इफेक्टिवली डी में कोई खाली नहीं बचा हुआ। जो एक खाली हुआ था उसके अंदर 4s के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए। तो हमारे पास एक्चुअली जो खाली हुआ वो s खाली हो गया। s खाली है, तीन p खाली होंगे, गिविंग अस द हाइब्रिडाइजेशन एज sp3। ये दो हमारे एक स्पेशल केस हो गए कि डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड देयर इज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो क्या आ रही है? sp3 बच्चों। क्योंकि डी हमारे पास खाली है ही नहीं कोई। ऊपर वाले केस में तो खाली था ही नहीं, नीचे वाले में जो खाली हुआ उसमें 4s के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए, तो उसमें भी हमारे पास कोई खाली डी नहीं बचा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। पहला पार्ट हो गया। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट। NiNH3 6 2+। ये वैसे मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, बट लेट मी डिस्कस इट अगेन। NiNH3 6 2+। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3। ओके। निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8, लेकिन निकल पे जो चार्ज है वो कितना है बच्चों? +2। मतलब तुम्हारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D8 है बच्चों। और हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बाय द वे? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मेक D8 का। Hold on a sec बच्चों।
ये D8 है। अब फीलिंग ये आ रही होती है कि सर पेयरिंग करा दो, लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम यहां पे CFT सोचो, ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखो, तो तुम रियलाइज करोगे ये तीन लो एनर्जी के हैं, ये दो हाई एनर्जी के हैं। अब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल में तो जंप कर जाएंगे, लेकिन वाई विल इट जंप ओवर हियर? इसमें कोई स्टेबलाइजेशन तो मिल नहीं रही। स्टेबलाइजेशन मिलती है तभी वो हाई एनर्जी डी से लो एनर्जी डी में जंप करते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई एनर्जी डी से लो एनर्जी डी में जाना चाहेंगे, लेकिन अगर हमारा जो हम पेयरिंग करवाना चाह रहे हैं वो हाई टू हाई है, वो तो होना ही नहीं। मतलब यहां पे पेयरिंग करके क्या फायदा मिला? पेयरिंग एनर्जी आ गई, क्योंकि तुम्हारा रिपल्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें देयर विल बी नो पेयरिंग गाइस, डिस्पाइट NH3 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पेयरिंग क्यों नहीं हुई, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तीन ऑर्बिटल लो एनर्जी, ये दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी। अब जो पेयरिंग होती है वो हाई टू लो होती है। हाई टू हाई में तो पेयरिंग में कोई फायदा हुआ ही नहीं ना हमें बच्चों, रिपल्शन और बढ़ गई। जबकि जब हाई टू लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है तो तुम्हारी रिपल्शन तो बढ़ती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन भी आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम हाई एनर्जी डी। मतलब स्टेबलाइजेशन भी आ रही है और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ भी रही है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द ऑर्बिटल। समझ गए गाइस? तो हम जो पेयरिंग करवाते हैं, क्रक्स ये ठहरा, हम पेयरिंग करवाते हैं तब जब हाई से लो एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है। यहां पे यू रियलाइज कि ये इधर पेयर करवाने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। गुड। तो यहां पे डिस्पाइट NH3 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड देयर विल बी नो पेयरिंग, और पेयरिंग नहीं होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। तो हमारे जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो हमारे पास निकल के अब ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, वो कौन से होंगे? 1s, 3p, 2d, गिविंग अस द हाइब्रिडाइजेशन एज sp3d2। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट यू विल हैव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। समझ गए? पेयरिंग हुई नहीं तो अब अवेलेबल ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हैं निकल के, वो कौन से होंगे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? 1s, 3p, 2d। हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना गाइस? तो वी नीड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स विच विल बी s, 3p एंड 2d। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ओके। इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है विच इज काइंड ऑफ, मतलब इनकरेक्टली लग रहा होता है, कि हम कहते हैं निकल के साथ NH3 इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड, Ni2+ के साथ NH3 इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड। समझ में आया नहीं आया? आइडिया इज देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमने स्टेटमेंट बोली कि Ni2+ के साथ NH3 इज बिहेविंग एज अ वीक लिगेंड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। But that is not because of NH3 being weak, it is because of the electronic configuration in Ni2+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। गुड। तो इसमें बोल दिया जाता है, निकल के बाद बोल दिया जाता है कि Ni2+, निकल भी नहीं कहूंगा मैं, Ni2+ में NH3 बिहेव्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड। समझ गए बच्चों? ये बोला जाता है, लेकिन मैंने उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हें दे दी। आई डोंट थिंक अब किसी बच्चों को कोई डाउट होना चाहिए। ओके, गुड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी डिपेंडेंस ऑन साइज ऑफ मेटल आयन। गाइस देखो, जेई में एक बार क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर बेस्ड, उसमें हमें 4 दे रखे थे, वी आर गिवन 4
कॉम्प्लेक्सेस जिसमें, मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी। गिव मी अ सेक बच्चों, लेट मी राइट इट डाउन। हमें दे रखा था Fe H2O6 3 plus MnH2O6 again 3 plus CrH2O6 3 plus। ओके, एक और भी दे रखा था PiH2O6 3 plus। हमें पूछा गया है व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। बच्चों देखो, लिगेंड सब में सेम है, मेटल एटम भी चार्ज भी सेम है। तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, ये चीज मैंने बताई भी थी तुम्हें, लेट मी राइट इट डाउन अगेन। चार्ज जो हमारा डेल्टा नॉट है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन मेटल आयन। ज्यादा चार्ज, ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, पहले इस पे डिपेंड करता है। लिगेंड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, हाँ है ना बच्चों। जैसे ऊपर वाले में Ni2+ है, Ni, सपोजिंग Ni का तो हम क्या लें, Ni का ही एग्जांपल लें, कोई और ले। आइडिया बीइंग, हमारे पास एक में मेटल +2 है एक कॉम्प्लेक्स में, और दूसरे में वही मेटल है विद चार्ज +3। तो हम क्या कहेंगे, जो +3 है दैट विल बी मोर स्ट्रांगली बाउंड टू द लीगेंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। +2 और +3 में हमारा कौन से में ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मेटल एटम पे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा लिगेंड के साथ, भाई उसके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। बिटवीन M2+ एंड M3+, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें है। आइडिया बीइंग, जब तुम्हारा लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा, तो किस मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, मेटल हैविंग +2 चार्ज या +3 चार्ज बच्चों। तुम रियलाइज करोगे +3 वाला विल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड, मतलब उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है लिगेंड के साथ, किसकी, इसकी बच्चों। तो हम कहेंगे इसमें दिस इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल की बजाय लेट मी यूज द टर्म मोर स्टेबल। गॉट इट, क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा, लिगेंड स्ट्रेंथ। भाई तुम सीओ ले रहे हो या ऑक्सिलेटो ले रहे हो, तुम रियलाइज करो कौन सा तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दैट विल रिजल्ट इन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड विल रिजल्ट इन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, मैं एग्जाम्पल तो हटा देता हूं, मैं ये लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा मोर इज द स्टेबिलिटी। ये क्यों है बच्चों, वाई इज इट सो, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे मैं ऑक्टाएटल ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाएगा बच्चों, इट विल रिजल्ट इन हायर स्प्लिटिंग एनर्जी, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ही तुम्हारा स्टेबलाइजेशन मिलेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। मैं इसको भी लिखूं क्या गाइस, मोर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी, मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। इनकी बात कर रहा हूं, इन डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो तुम्हारी ज्यादा है। लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और वो भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम लो एनर्जी डी में भरेंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्टेबिलिटी आएगी। कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल देन। समझे या नहीं समझे गाइस? तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब मोर इज द स्टेबिलिटी। वाई? बिकॉज डेल्टा नॉट इज मोर, या सिंपली डेल्टा इज मोर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है वो भी कॉम्प्लेक्स की बढ़ेगी। इनफैक्ट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि +3 और +2 में स्प्लिटिंग फॉर सेम मेटल एटम बट डिफरेंट चार्ज ऑन मेटल एटम, +3 वाला में डेल्टा इज मोर देन इन केस ऑफ +2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? +3 चार्ज अगर है मेटल पे, तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू +2। मतलब ये जो हमारा स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की, वो +3 चार्ज में ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, +2 में कम हो रही है। जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी थी कि मेटल के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ज्यादा इन +3 केस, वो भी एक रीजन है। और दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, इसमें स्प्लिटिंग कम होती है। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना जब इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी डी में जाएंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। समझ गए बच्चों? मोर इज द चार्ज, more is the splitting, and lower is the energy when electrons go into low energy d orbitals, these orbitals। समझ में आया नहीं आया? तो इन दोनों को ही, इसको भी और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इन दोनों को हम मतलब लिगेंड स्ट्रेंथ एंड चार्ज ऑन मेटल एटम, इन दोनों को रिलेट करा जा सकता है विद स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों ही तुम्हारा, मोर इज द चार्ज मोर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इज द लिगेंड मोर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड इफ मोर इज द स्प्लिटिंग एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंटर लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। गॉट इट? गुड। अब एक दो चीजें और भी हैं। क्या? चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन मोर स्टेबिलिटी। गॉट इट और नॉट बच्चों? समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? मतलब अगर मैं ईएन ले रहा हूं तो तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारा रिंग फॉर्मेशन करवाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन मोर स्टेबिलिटी। हाँ, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें तुम देखो, मेटल पे, सभी मेटल्स पे चार्ज सेम है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बच्चों देखो, ऐसे समझो, जो मैंने अभी +2 +3 बताया था, ये क्या तुम इसे साइज से भी रिलेट कर सकते हो? भाई +3 का साइज छोटा होगा, +2 का साइज बड़ा होगा। जिसका साइज छोटा है उसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फ्रॉम लिगेंड ज्यादा होगी। समझ गए? छोटा साइज होगा, इसको मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जितना साइज छोटा होगा मेटल का, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई होगी, वो ज्यादा पुल करेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को, आइडिया बीइंग रिजल्टिंग इन मोर स्टेबिलिटी। गॉट इट? +2 और +3 में हमने दो रीजनिंग देखी थी। एक तो मैंने यही बोला था कि जो तुम्हारा +3 था, उसके अंदर उसकी मोर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इट इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। इट इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड, रिजल्टिंग इन मोर स्टेबिलिटी। ज्यादा खींचेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज, इस क्वेश्चन के लिए क्या मैं इसी रीजनिंग को ऐसे बोल सकता हूं, इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा लिगेंड के, ये इलेक्ट्रॉन्स को कम पुल करेगा। मतलब वी कैन ऑल्सो रिलेट टू साइज। अब यहां पे हमारे पास +2 +3 चार्ज तो है नहीं, सब पे चार्ज +3 है, सारी मेटल एटम्स पे जो चार्ज है वो +3 है। तो गो एज पर साइज ऑफ मेटल आयन, गो एज पर, होल्ड ऑन अ सेक, एज पर साइज ऑफ मेटल आयन। जिसका साइज छोटा होगा, Fe3+, Mn3+, Cr3+, Ti3+,
जिसमें तुम्हारा चार्ज की वजह से, मतलब Fe3+ Mn3+ Cr3+ Ti3+ का हम साइज चेक करेंगे। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उस केस में जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझिया नहीं समझेगा? जितना छोटा मेटल का साइज, उतना वो अट्रैक्ट करेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? समझ गए? स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन, मोर स्टेबिलिटी। गॉट इट और नॉट? और प्लीज अपनी डिडक्शन मत लगाना। तुम्हें एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में टेबल दे रखी है जिसमें साइज दे रखी है। यू विल हैव टू गो एज पर दैट। समझ गए बच्चों? तुम्हें Fe3+, Mn3+, Cr3+, Ti3+ इन सबके साइज दे रखे हैं इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वहां की टेबल से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किस साइज सबसे छोटा किसका है। अपने आप डिड्यूस करने की कोशिश करोगे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू विल गेट द आंसर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, यहां तक समझ गए? गुड। फोर्थ कौन सा था? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मैं तुम्हें बता चुका हूं। जितना लिगेंड स्ट्रांग, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी डी में भर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? तो मैंने तुम्हें चिलेशन बता दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता दिया, मेटल पे चार्ज बता दिया। हाँ है ना? मतलब मैं मार्क कर देता हूं, चार्ज, दिस इज योर चार्ज। चार्ज ज्यादा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। चिलेशन, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर सब कुछ सेम है इन तीनों के साथ, मतलब मेटल आयन पे चार्ज हर एक दो, मतलब एक पे +2 एक पे +3, तो मैं बताया प्लस इज मोर स्टेबल, राइट? लेकिन जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें लीगेंड भी सेम था, मेटल पे चार्ज भी सेम था, तो हमने क्या देखा? साइज ऑफ मेटल आयन। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो एक फैक्टर ये भी आ गया कि अगर तुम्हारे पास सब मेटल्स पे चार्ज सेम है, देन गो एज पर द साइज ऑफ मेटल आयन। गॉट इट और नॉट? और चिलेशन तो मैं बताया चुका, चिलेशन ऑल्सो रिजल्ट इन हायर स्टेबिलिटी। गॉट इट और नॉट गाइस?